हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी। इस सेशन में हम तुर्क आक्रमण से दिल्ली सल्तनत तक का मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये जो आपका कोर्स है, इसके सेकंड टॉपिक भारत में तुर्की आक्रमण, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसी पीरियड की हिस्टोरिकल सोर्सेज को, यानी कि तुर्क आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने के स्रोतों को 3 अलग अलग सेशन में कंप्लीट किया था, उसको 3 पार्ट में बांटकर। अब हम भारत में तुर्की आक्रमण इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो सेशन है उसमें हम पूर्व मध्यकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, प्री मेडिवल पीरियड में भारत का नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, इसको डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम हिंदू शाही किंगडम और गजनी को डिस्कस करेंगे। सेकंड सेशन में हम महमूद गजनवी के मिलिट्री कैंपेन्स को डिस्कस करेंगे और इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थर्ड सेशन में हम मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों को 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे उसी तरह से, क्योंकि ये बड़े टॉपिक है और इसमें इनके आक्रमणों के उद्देश्य और इन आक्रमणों का विस्तार और उनका स्वरूप और आक्रमणों के प्रभाव तो सब डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए लंबे टॉपिक होंगे। जो लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, तो उसमें हम 4th सेशन में तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की असफलता के कारणों को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इतिहास का अध्ययन करते समय ये समझना होगा कि हिस्ट्री में फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल इवेंट्स का एनालिसिस, यानी ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनका विश्लेषण भी बहुत महत्व रखता है। और जब हम फैक्ट्स का, हिस्टोरिकल इवेंट्स का जब हम एनालिसिस करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तभी सही मायनों में जो इतिहास का पर्पस है वो पूरा होता है। तो अब हम भारत में तुर्क आक्रमण इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसके फर्स्ट टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे और वो है भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा और इसके अंतर्गत भारत का हिंदू शाही राज्य और गजनी। तो स्टार्ट करते हैं। तुर्क आक्रमणों की जनरली जब स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं तो वो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट को इम्पोर्टेंस दिए बिना सीधे महमूद गजनवी के आक्रमणों पर आ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, तुर्क आक्रमण की स्टडी करते समय सबसे ज़रूरी है उस काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को जानना, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां से होकर आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए, भारत के भीतर प्रवेश कर गए महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, और भारत का इतिहास बदल गया। यही वो क्षेत्र है जिसमें हम अखंड भारत की झलक देखते हैं। यही वो क्षेत्र है जो आर्यों के सप्त सैंधव प्रदेश की पश्चिमी सीमा थी। ये जो सारा क्षेत्र है यहाँ तक भारत का, अगर हम विस्तार देखिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, तो वो 9वीं शताब्दी के अंत तक इस पूरे क्षेत्र में था। 9वीं शताब्दी के अंत तक इस क्षेत्र में अफगानिस्तान के, यानी कि उत्तर में काबुल और दक्षिण में जाबुल, ये 2 हिंदू राज्य थे जहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म फल फूल रहे थे। अब अगर हम इस क्षेत्र में भारत की, ये जो क्षेत्र है इसमें भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनता में जाते हैं तो हमें इसका प्रमाण ऋग्वेद में मिल जाता है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थान को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेदिक आर्यों के सप्त सैंधव प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा थी वो अफगानिस्तान के इसी क्षेत्र में थी। ये जो क्षेत्र है इसी में ही थी जहाँ कुबा यानी कि काबुल नदी इस क्षेत्र में और क्रुमू ये नदियाँ बहती थी। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, यानी कि थोड़ा और आगे हम चलें तो हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में से गांधार और कंबोज भी इसी क्षेत्र में थे। ये जो क्षेत्र है लगभग ये इस क्षेत्र में ये गांधार महाजनपद था और इससे थोड़ा सा और ऊपर ये इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र होगा यहाँ पर ये कंबोज महाजनपद था। तो ये गांधार वाला क्षेत्र हो गया और इधर ये हो गया कंबोज। मैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ। अगर आज के हिसाब से बात करें आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान की नॉर्थ वेस्ट में ये पाकिस्तान है आज का, ये आज का अफगानिस्तान है और ये इधर है भारत। तो पाकिस्तान की नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर है गांधार और कंबोज भी इसी क्षेत्र में था। ये अगर हम इस बात की बात करें, यानी कि अफगानिस्तान की ईस्ट में, अफगानिस्तान का ईस्ट है ये और पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पर गांधार महाजनपद था। और गांधार महाजनपद की जो राजधानी तक्षशिला थी वो आज के पाकिस्तान में, लेकिन ये अफगानिस्तान के क्षेत्र तक ये जो महाजनपद है फैला हुआ था। जो गांधारी थी वो यहीं की थी। कंबोज जो है इससे ऊपर, जैसे कि मैंने बताया कि वो
थोड़ा ऊपर। और ये अगर हम इसका विस्तार देखें कंबोज का, तो ये जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज से कश्मीर तक हम इसका विस्तार देखते हैं। यानी कि कंबोज जो है वो गांधार के भी नॉर्थ वेस्ट में था। तो ओवरऑल ये दोनों ही जो महाजनपद थे, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था उसके नॉर्थ में थे। नॉर्थ पाकिस्तान के वेस्ट में और अफगानिस्तान के ईस्ट में, नॉर्थ साइड में। तो एक तरह से भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है शुरुआत से लेकर हम देखते हैं कि यहाँ तक ये विस्तृत थी। पाणिनि जो बहुत प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे भारत के, अष्टाध्यायी जिन्होंने लिखी है, वो कंबोज के पास के ही रहने वाले थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 327 ईस्वी पूर्व के आसपास सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सिकंदर की मृत्यु के पास ये आया जो क्षेत्र है वो यूनानी सेल्यूकस निकेटर के पास आया ये क्षेत्र उसके अधिकार में। और जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर, तो उसने सेल्यूकस निकेटर को हराकर ये क्षेत्र प्राप्त कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक, शक, कुषाणों के राज में भी ये जो क्षेत्र है ये उनके भारतीय राज्यों का हिस्सा बना रहा और यहाँ पर बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों ही फलते फूलते रहे। अब यहाँ पर मुस्लिम शासन किस तरह से स्थापित हुआ और ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति यहाँ पर कैसे धीरे धीरे विलुप्त हुई, ये मैं इसके बाद बताती हूँ। स्टूडेंट्स, भारतीय क्षेत्र पर सबसे पहले जिन मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किए वो तुर्क नहीं, अरब थे। अरबों ने 7वीं शताब्दी में सिंध और अफगानिस्तान में कई आक्रमण किए, खासतौर से सिंध पर, लेकिन वो सभी असफल रहे। फाइनली 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार कर लिया। सिंध विजय के बाद अरब भारत के भीतर प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन इस विजय के परिणाम स्वरूप सिंध और मुल्तान, इन दोनों क्षेत्रों पर मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। अब सिंध विजय के दौरान यानी कि 8वीं शताब्दी के आरंभ में अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 8वीं शताब्दी के आरंभ में 2 हिंदू राज्य थे। उत्तरी अफगानिस्तान में काबुल राज्य और दक्षिण में जाबुल, जिन्हें जो मुस्लिम्स थे वो काबुलिस्तान या जाबुलिस्तान भी कहते थे। काबुल में 8वीं शताब्दी में बौद्ध वंश था और इसका आखिरी शासक था लगातुर्मान, जिसको हटाकर 865 ईस्वी में ब्राह्मण मंत्री कल्लर लल्लिया, जिसे कल्लर भी कहते हैं, खाली लल्लिया भी कहते हैं, उसने हिंदूशाही राज्य की नींव डाली। ये हिंदूशाही राज्य, इसका विस्तार काफ़ी था। ये जो क्षेत्र है यहाँ से, ये इस क्षेत्र से यहाँ तक ये हिंदूशाही राज्य का विस्तार दिखाई देता है। पंजाब से लेकर ये जो क्षेत्र है काबुल का, ये सारा क्षेत्र यहाँ तक हिंदूशाही राज्य था। और जब सुबुक्तगिन ने 10वीं शताब्दी के अंत में आक्रमण किया और महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमण किया, तो वहाँ पर हिंदूशाही शासक जयपाल शासन कर रहा था। अब दक्षिणी अफगानिस्तान की बात करते हैं। दक्षिणी अफगानिस्तान में था जाबुल राज्य। ये जो जाबुल है ये काबुल के दक्षिण में और बलूचिस्तान के उत्तर में ये राज्य था। और यहाँ पर ये माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में भट्टी राजपूतों का शासन था। 870 ईस्वी तक यहाँ भट्टी राजपूतों का शासन था, ऐसा माना जाता है। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान का भारतीय राज्य था, तो उसमें भी प्रवेश करने वाले और उस पर अधिकार करने वाले जो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो तुर्क नहीं, अरब थे। 870 ईस्वी में सफाविद वंश के जो मुस्लिम अरब शासक था याकूब, उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और दक्षिण अफगानिस्तान में जाबुल पर उसने अधिकार कर लिया। और जाबुल पर अधिकार करने के बाद इसने यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ के जो जनता थी उसका इस्लाम में धर्मांतरण कराया। और ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान के अंतर्गत जाबुल पर अधिकार करने के बाद उसने काबुल पर भी आक्रमण किया। और ये कहा जाता है कि उसने यानी कि याकूब ने, जो अरब शासक था, उसने काबुल के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन वो पूरी काबुल घाटी को अपने अधिकार में नहीं कर सका। पूरी काबुल घाटी पर हिंदू शाही वंश का अधिकार उसी तरह से बना रहा। अब हम आते हैं गजनी पर। गजनी जो दक्षिणी अफगानिस्तान में जो गजनी राज्य है, गजनी के बारे में भी कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी के आरंभ तक यहाँ भारतीय सभ्यता संस्कृति का विस्तार था। और
ये माना जाता है कि इसकी जो नींव है यानी कि गजनी की नींव अफगानिस्तान में वो याकूब ने ही रखी थी, अरब शासक याकूब ने रखी थी। और अलप्तकीन पहला तुर्क सेनानायक था जिसने 962 ईस्वी में गजनी पर अधिकार किया था। याकूब ने जो इसकी जो नींव रखी थी वो 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसी पीरियड के आसपास रखी थी जब उसने जाबुल पर अधिकार किया था। और ये 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हुआ और 962 ईस्वी में अलप्तकीन जो तुर्क सेना नायक था उसने गजनी पर अधिकार किया। 962 ईस्वी का मतलब है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 10th सेंचुरी का सेकेंड हाफ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदूशाही शासकों ने लंबे समय तक अरबों और तुर्कों से अपने राज्य की पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा की थी। लगातार आक्रमणों के कारण हम देखते हैं उन्होंने कई राजधानी में परिवर्तन किया। शुरुआती राजधानी जो मैंने बताया, हिंदूशाही वंश से पहले से ही जो राजधानी थी इसकी, जब काबुल राज्य था, काबुल राज्य की राजधानी काबुल थी। ये अब ध्यान रखना, इस बात पर गौर करना। और यहाँ जो नदी थी उसका भी नाम काबुल ही था। तो हिंदूशाही राज्य की भी पहली राजधानी काबुल ही थी। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी, जब लगातार आक्रमण हुए तो सुरक्षित करने के लिए अपनी राजधानी यहाँ से स्थानांतरित करके उन्होंने उदभांडपुर यानी वेहंद, ये इस वाले क्षेत्र में पड़ता है पाकिस्तान के क्षेत्र में, यहाँ पर अपनी राजधानी को उन्होंने स्थानांतरित किया। और उसके बाद फिर यहाँ से भी थोड़ी सी राजधानी इन्होंने, इधर ये पड़ता है पेशावर और लाहौर के रास्ते पर जो पड़ता है, यानी कि अटक के पास, जो पाकिस्तान में अटक है उसके पास उदभांडपुर यानी वेहंद पड़ता है। और फिर इधर इन्होंने नंदाना में उसके बाद अपनी राजधानी परिवर्तित की, यानी कि ये थोड़ा भारत की जो पश्चिमी सीमा थी उसमें थोड़ा और ये उससे अंदर को ये प्रवेश करते रहे अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए। और नंदाना के बाद जो आखिरी राजधानी थी इनकी वो थी लाहौर। उसके बाद लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ये हिंदूशाही वंश की आखिरी राजधानी थी। तो इस तरह से 9वीं शताब्दी के अंत तक हम देखते हैं कि राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जो पूरा जो ये उत्तर पश्चिमी सीमा है वो भारत का एक तरह से राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अंग थी। और इवन जो 11वीं शताब्दी में जब महमूद गजनवी ने आक्रमणों की शुरुआत की तब भी हिंदूशाही जो राज्य है वो वहाँ पर था। उत्तरी अफगानिस्तान के क्षेत्र तक ये राज्य था। और इस हिंदूशाही जो वंश का जो अंत हुआ था, इसका जो अस्तित्व जो समाप्त हुआ था वो महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर ये बात आती है कि महमूद गजनवी ने जो आक्रमणों की शुरुआत की थी वो खैबर दर्रे से होकर की थी। तो एक प्रश्न ये ज़रूर उठता है कि जो ये हिंदू राज्य थे और ख़ासतौर से हिंदूशाही राज्य जो बाद में लंबे समय तक, क्योंकि वही मोर्चा संभाले रहा, उसी ने भारत की पश्चिमी सीमा की रक्षा का मोर्चा संभाला और सभी जो शासक थे वो बहुत बहादुर और वीर थे। तो ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने का पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किया, क्योंकि खैबर दर्रे से होकर ही महमूद गजनवी आक्रमण करता है। और उसके बाद भी, महमूद गजनवी के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो आक्रमणकारी हैं वो इसी रास्ते से होकर आते हैं जो भारत में प्रवेश करते हैं। तो इस खैबर दर्रे की सुरक्षा का उन्होंने क्यों उचित प्रबंध नहीं किया, क्यों उसे मजबूती से सुरक्षा प्रदान नहीं की, क्यों भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने की, उसका पुख्ता प्रबंध करने की ओर ध्यान नहीं दिया। तो ये प्रश्न दिमाग में आता है और एक जायज़ प्रश्न है। इवन हम देखते हैं कि जब भारत में इस्लामी शासन स्थापित हो गया तो उसके बाद भी खैबर दर्रे की सुरक्षा का कोई बहुत पुख्ता बंदोबस्त नहीं दिखाई देता। हालांकि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को लेकर अभी दिल्ली सल्तनत में भी देखेंगे तो जितने भी जो दिल्ली सल्तनत के बड़े या जो महान सुल्तान कहे जाते हैं वो सभी चिंतित रहे। खैबर दर्रे की सुरक्षा जो है वो सही मायने में उसका पुख्ता प्रबंध ब्रिटिश पीरियड में ही दिखाई देता है। अब मैं आपको खैबर दर्रे के बारे में भी बता देती हूँ जिसका जिक्र मैंने किया था, और ये है खैबर पास, खैबर दर्रा। ये जो है सिकंदर के समय से लेकर बहुत सारे आक्रमणकारियों ने इसी रास्ते से प्रवेश किया भारत में, खैबर दर्रे ने। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण था ये खैबर दर्रा। और ये जो है, अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की जो बाउंड्री है और काबुल या काबुलिस्तान की, ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान है और काबुल या काबुलिस्तान, इनके बीच में हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला, उसके सफ़ेद कुह पर्वत श्रृंखला में ये खैबर जो पास है ये स्थित है। खैबर पास, ये दर्रा किसे कहते हैं? दर्रे का मतलब है
कि जो पर्वतों से होकर जो एक विस्तृत जो एक संकरा जो नैरो जो प्राकृतिक मार्ग होता है, जो नेचुरल मार्ग होता है, तो उससे होकर पर्वतों को जो पार किया जाता है उसको दर्रा कहते हैं। इसी खैबर दर्रे से होकर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था और ये है बोलन पास। तो खैबर पास और बोलन पास के बीच में गोमल दर्रा है और इस गोमल पास से होकर मोहम्मद गौरी ने अपने आक्रमण का आरंभ किया था। उसने अपने आक्रमणों की शुरुआत गोमल दर्रे से की थी मोहम्मद गौरी ने, और खैबर दर्रे से आक्रमण की शुरुआत की थी महमूद गजनवी ने। ये जो है आजकल अगर हम देखें तो इसमें ये अब एक सड़क बन गई है पेशावर से काबुल तक और इस दर्रे से होकर। लेकिन ये जो दर्रा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसी दर्रे के जरिए, इसी खैबर पास के ज़रिए जो भारत का, जो भारतीय इवन उपमहाद्वीप का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो सेंट्रल एशिया था, मध्य एशिया, उसके बीच में आवागमन होता था, व्यापार होता था। तो ये उस दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से ये जो खैबर पास है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो अब जो नेक्स्ट है सेशन है उसमें मैं आपको महमूद गजनवी के अभियानों के बारे में बताऊंगी, और उससे पहले सुबुक्तगीन के जो अभियान है जयपाल के साथ जो उसका संघर्ष है उसके विषय में डिस्कस करेंगे।